नमस्कार साथियों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यूपीएससी पीटी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेशन की श्रृंखला चला रहे हैं और इसमें आप सभी का प्यार स्नेह सम्मान भरपूर मिल रहा है। आज हम लोग एपिसोड 9 की तरफ अग्रसर हैं। तो एपिसोड 9 शुरू करने से पहले एक मात्र इतना सा निवेदन है मेरे दोस्त कि आप लोग एक बार चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छा करने का आत्मबल प्रदान होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले लेते हैं अपना पहला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, बाकी आप प्रक्रिया जानते हैं, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, महती कृपा होगी। ठीक है, पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्राइवेट बैंक है? ऑप्शन ए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन बी कारपोरेशन बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है साउथ इंडियन बैंक। देखिए, बात करें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की या कारपोरेशन बैंक की या बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो ये तीनों बैंक जो है आपके क्या राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। कौन से बैंक हैं? राष्ट्रीय कृत बैंक है। ठीक है, और ये जो आपका साउथ इंडियन बैंक है ये आपका बेहद निजी बैंक है। ठीक है, बेहद निजी बैंक। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपका HDFC बैंक है या फिर जैसे आपका कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, उसी प्रकार से आपका ये भी है। बात क्लियर है? इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। क्या भी है? दूसरा है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी नीति आयोग। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हम अगर बात करें केंद्रीय सरकार की, तो इसका काम है सारी चीज़ों को, जैसे जो भी कार्यपालिका संबंधी व्यवस्था का समय जो भी कार्य है वो उसको नियंत्रित करती है। वित्त मंत्रालय जो है ये कौन सी कि धनराशि कितनी किस जगह लगानी है, क्या करना है, ये वो तैयार करता है, ड्राफ्ट तैयार करता है। कौन सी राशि किस दिशा में कितनी ज़्यादा किसकी आवश्यकता है ये बताता है नीति आयोग। लेकिन जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये मौद्रिक नीति बनाता है कि किस प्रकार से पैसा कितना कहाँ आएगा, कहाँ से क्या जाएगा। ठीक है, तो इसके विषय में थोड़ा सा हम RBI के कार्य डिस्कस कर ले रहे हैं आपके साथ। क्या? RBI के कार्य। ठीक है मेरे दोस्त, RBI के कार्य जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहला जो है ये है नोटों का निर्गमन। क्या होता है? नोटों का निर्गमन, ये काम होता है RBI का। इसका मतलब ये है कि इसको नोटों को जारी करने के लिए प्रणाली अपनाई जाती है। और कभी पूछा जाता है नोटों के निर्गमन के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। कौन सी? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। यूपीएससी का 2 बार का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके तहत क्या होता है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत होता क्या है, इसके तहत 200 करोड़ रुपया करीब जो है RBI को अपने पास रखना होता है, जिसमें आपको 115 किलो सोना रखना होता है और 85 आपके पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। ये रेशियो होना चाहिए। ठीक है, RBI का और क्या नाम है इसको, जो है जैसे विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। क्या होता है? विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी ये करते हैं। ठीक है, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, मुद्रा स्फीति का नियंत्रण, या इसको बोला जाता है मौद्रिक नीति बनाना। क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति बनाना। मौद्रिक नीति बनाती है ये। ठीक है, मौद्रिक नीति बनाने। और उसके बाद आपका है साख का नियंत्रण करना। साख का नियंत्रण करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है RBI के जिम्मे रहती है। ठीक है, जैसे पूछता है विदेशी मुद्रा बैंक का नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है फेमा एक्ट के द्वारा। किसके एक्ट के द्वारा? फेमा एक्ट आया था, उसके द्वारा किया जाता है। बात क्लियर है? जैसे अगर आपसे ये पूछे कि सिक्कों को कौन जारी करता है, पूछ ले आपसे सिक्के का कौन जारी करता है, पूछता है आपसे सिक्के कौन जारी करता है। ठीक है, सिक्के कौन जारी करता है, तो भैया सिक्का जो जारी करता है, 1 रुपया के नोट हो गए, जो सिक्का हो गए, ये वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। इस पे जो दस्तखत होंगे ये होंगे वित्त सचिव के। किसके होंगे? वित्त सचिव के दस्तखत होंगे। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि जो मुद्रा और जारी होती है उसको कौन जारी करता है, उसको जारी करने का कार्य RBI का होता है मेरे दोस्त। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? तीसरा प्रश्न आपका, भारत में ग्रामीण अवस्थापना का विकास कोष कार्यक्रम का
क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी राज्य सहकारी बैंक। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि जैसे राज्य सहकारी बैंक जो है इनकी भूमिका भी ग्रामीण क्षेत्र में ही है। इनकी भूमिका राज्य सरकारी बैंक की भूमिका होती है, जैसे इसमें लोन लेने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। हालांकि ये संबंध नाबार्ड से ही होता है, ठीक है। एसबीआई की बात कर लेते हैं तो एसबीआई की भी कंडीशन वही है। एसबीआई जो है हालांकि यह एक प्राइवेट बैंक है, मतलब इसको आप जैसे इसका राष्ट्रीयकरण जो है, अगर कोई कहे कि साहब ये बताइए इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है क्या, तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है नहीं किया गया है। हालांकि आप जब पढ़ेंगे कि इसमें जो है सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो अभी हाल ही में जो है एक आया था सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? तो ये आपका एसबीआई ही है, ठीक है। इसकी जो टैगलाइन है विदाउट ऑल द वे, इसमें ये किया गया है। इसमें जो है हुआ क्या, इसमें 1955 में जैसे 1806 में बैंक ऑफ बंगाल ऑप्शन, फिर उसके बाद 1840 में जो है बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक ऑफ मद्रास, फिर उसके बाद जो है आपका 1843 में ऐसे करके बना। तो इनका जो तीनों का विलय है ये 1921 में हो गया। 1921 में इसका विलय हुआ और बना क्या, और ये बन गया जो है आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बन गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया आपका 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। मतलब राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होता है सर, जो है इसमें 50% से अधिक शेयर सरकार का रहेगा, ठीक है। हुआ ये कि जैसे बात अगर करें कि जो भारतीय स्टेट बैंक है इसका पहला तैरता एटीएम अभी हाल ही में चर्चा में था, तो कोच्चि में इसने जो है सब अपना पहला तैरता एटीएम लगा रखा है, ठीक है। बात करें आगे तो आईडीबीआई जो है जैसे 1969 में एसबीआई सरकार के नियंत्रण में था, इसलिए इसको राष्ट्रीयकृत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक तो है, जैसे अगर बात करें एसबीआई की तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक तो है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं। कभी इसको राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये 1969 से 1955 से ही जो है ये सरकार के नियंत्रण में है, ठीक है। बात करते हैं आरबीआई के, तो इसका अच्छा खासा इतिहास है। 1921 में यंग हिल्टन आयोग बना था, यंग हिल्टन आयोग है ना, इसने 1924 में रिपोर्ट सौंपी थी। और उसके बाद जो है आरबीआई एक्ट आया, आरबीआई एक्ट आता है 1934 में, और इसके तहत ही 1 अप्रैल 1935 को जो है 5 करोड़ की लागत से आपका आरबीआई स्थापित किया जाता है, जिसका उस वक्त जो मुख्यालय बनाया जाता है वो बनाया जाता है कलकत्ता में। कहाँ बनाया जाता है? कलकत्ता में बनाया जाता है। बात क्लियर है। और उसके बाद जो है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है और इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई बना दिया जाता है। बात क्लियर है। इसमें जो आरबीआई के मुख्य कार्य हैं, इनका जो है भारत में मौद्रिक एवं साख नीति को बनाना या नियंत्रित करना, ठीक है। जैसे इसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ, 2 दफ़ा हुआ। प्रथम चरण जो है 19 जुलाई 1969 को हुआ था 14 बैंकों का, और द्वितीय जो चरण हुआ था 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। तो इसमें अगर आप बात करें जो है इसमें जो ग्रामीण अवस्थापना के लिए, तो नाबार्ड इसमें ग्रामीण अवस्थापना के लिए उत्तरदायी संस्था है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर? तो ये समिति आपकी शिवरामन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, अगर आपसे मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय है आपके मुंबई में। बात क्लियर है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी 1951 में, 1955 में, 1957 में या 1960 में? देखिए अगर हम बात करें इसकी तो ये प्रणाली 1957 में शुरू की गई थी। 1957 का 1 अप्रैल 1957 से, ठीक है, 1 अप्रैल 1957 से शुरू हुई। दशमिक प्रणाली मतलब होता है 1 रुपये को आप कितने पार्ट में बांट दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें 1 रुपये को 100 पार्ट, जैसे 1 रुपया बराबर, जैसे पहले आना चलता था, उसके बाद जैसे टीका चलता था, है ना, ऐसे चलता था पैसा। तो 1 रुपया बराबर होता था 16 आना, नहीं होता 16 आने, सच बात सही है। तो 16 आना होता, तो यही जो आना ये सब
चीज़ें थी, ये दार्शनिक प्रणाली के मुंदर थे। तो इसको 1957 में जो है ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न लेते हैं भैया। क्या है 5वां प्रश्न? ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। कितने वर्ष में, कब का स्थापित किया गया था भैया? तो 1973 में, 1974 में, 1975 में या 1976 में। देखिए 1976 में एक एक्ट आता है जो आरआरबी एक्ट जिसको बोलते हैं, इसके तहत आता है। एक्ट 1976 में है, लेकिन स्थापना जो आरआरबी की है, आरआरबी मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 2 अक्टूबर 1975 को। कब होती है? 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना होती है। और इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि गाँव में बैंकिंग की सुविधा को बढ़ाया जाए। ठीक है, यह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रायोजित, जो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक हैं उनके द्वारा प्रायोजित होता है। और सिक्किम और गोवा में एक भी ग्रामीण बैंक नहीं है। अगर इसके अपवाद में आप आएंगे तो सिक्किम एंड गोवा, यहाँ पे एक भी जो है ग्रामीण बैंक नहीं है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर लेते हैं। क्या भैया 6ठा नंबर? भारत में निजी क्षेत्र का बैंक में से कौन सा एक है? पूछा कौन सा एक है। अभी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। इंडियन बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, आईडीबीआई बैंक है या कैनरा बैंक है। देखिए कैनरा बैंक भी आपका राष्ट्रीयकृत बैंक है। आईडीबीआई 1967 में इसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इंडियन बैंक का भी कर, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक जो है यह एक बेहद निजी बैंक है। बात क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया 7वां, निम्नलिखित में से माल के आयात विदेशी विनिमय की स्वीकृति कौन देता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सेबी या आरबीआई? देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो इसमें राइट आंसर देखिए, जैसे सेबी की बात कर लेते हैं पहले। तो सेबी जो है इसको आप अगर इंग्लिश में लिखें SEBI लिखते हैं। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी जो स्थापना होती है मेरे दोस्त, इसकी स्थापना होती है 12 अप्रैल। कब होती है? 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना होती है। और 1992 में 1992 में के अधिनियम के द्वारा 92 के अधिनियम के द्वारा इसको शक्तियाँ दी जाती हैं। इसका जो कार्य है, जैसे पूछा जाता है आपसे इसका कार्य क्या है, तो शेयर बाजार का नियंत्रण। क्या होता है? शेयर बाजार का नियंत्रण करना होता है। बात क्लियर है? इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त सेबी का? तो इसका मुख्यालय आपके मुंबई में है। ठीक है, बात करते हैं भारत सरकार। तो भारत सरकार कई सारे काम होते हैं, ये नहीं करती है। वित्त मंत्रालय के भी कई सारे काम होते हैं। इसमें राइट आंसर जो है वो आरबीआई हो जाएगा। अगर हम आरबीआई के कार्य के विषय में जानें, किसके? आरबीआई के कार्य के विषय में कि साहब आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं, थोड़ा सा 2-3 चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला कार्य जो है इसका है नोटों का निर्गमन। क्या करता है? नोटों का निर्गमन करता है। ठीक है, मतलब नोट जारी करने के लिए प्रणाली अपनाता है। कौन सी प्रणाली अपनाता है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। क्या अपनाता है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाता है। बात क्लियर है? अब जैसे अगर आपसे ये दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम करता है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। क्या करता है भैया? विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है FIMA एक्ट के द्वारा। ठीक है, तीसरा काम क्या करता है? साख का नियंत्रण करता है। क्या? साख का नियंत्रण करता है। बात क्लियर है? और उसके बाद क्या करता है? मौद्रिक नीति बनाता है। क्या बनाता है? मौद्रिक नीति बनाता है। इतनी बात क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये इसको सरकार का बैंक ही बोलते हैं, इसको बैंकों का बैंक बोलते हैं आरबीआई को। इसकी जो स्थापना है वो मेरे दोस्त आपकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। बात क्लियर है मेरे दोस्त? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या भी है?
भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये इसमें बताइए। ऑप्शन ए आपको दिया गया है सावधि जमा धनराशि, ऑप्शन बी है मांग जमा धनराशि, ऑप्शन सी है अंतरबैंक देनदारियां, ऑप्शन डी है अन्य उधार। देखिए, अगर हम भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों की बात करें तो उसके कई घटक होते हैं, जिसमें मुख्य घटक जो उसका होता है वो होता है सावधि जमा धनराशि। ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सावधि जमा धनराशि जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या भैया, बेहद ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो ऑनलाइन टाइप के पूछ लिए जाते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है भाई, शेयर कहा जाता है, डिबेंचर कहा जाता है, म्यूचुअल फंड कहा जाता है या ट्रेजरी बिल कहते हैं। देखिए शेयर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमने एक कोई 100% लगा रखा है, हमने ये 10% इसका बेच दिया, तो एक पार्ट होता है शेयर, इसमें अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति नहीं होती है, दीर्घकालिक भी हो सकती है। ठीक है, डिबेंचर भी हुई। म्यूचुअल फंड क्या होता है, हम कोई म्यूचुअल मतलब होता है हमारी सहमति से अगर हम कुछ कहीं लगाते हैं अपना पैसा तो उसको म्यूचुअल फंड बोला जाता है। इसमें पूछा अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति। ठीक है, तो अल्पकालिक जो सरकारी प्रतिभूति है अगर आपसे कभी पूछे कि भाई अल्पकालिक जो है सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, तो ये होती ट्रेजरी बिल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या 10वां प्रश्न भैया, 10वां प्रश्न आपका है 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका जो है इसमें जो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, या कौन सा ऐसा बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। आपको पता है जैसे पंजाब नेशनल बैंक का भी 1969 में हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया का भी हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी 1969 में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें जो भारतीय स्टेट बैंक है, हम आपसे कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि यह जो है भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक बैंक तो है, क्या है, सार्वजनिक बैंक, और यहाँ पे आप लिखिए राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। तो मेरे दोस्त राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ये सार्वजनिक बैंक है। जैसे जो 1969 का राष्ट्रीयकरण हुआ, इससे पहले हमने आपसे क्या कहा, 1 जुलाई 1955 को ही जो है 1 जुलाई 1955 को ही ये सरकार के द्वारा पोषित संस्था है भारतीय स्टेट बैंक जो है, तो इसके राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व के पास रखे हुए वाणिज्यिक बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए श्याम अधिक नहीं होगा भाई, इसमें थोड़ा सा गलती हो गई है, ये होगा आपका सांविधिक। क्या होगा, सांविधिक होगा। ठीक है, सांविधिक, इसमें ये यहाँ पे सही हो जाएगा। सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं, नगदी रिजर्व कहलाते हैं, जमा रिजर्व, बेसी रिजर्व या क्षणिक रिजर्व। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम इसकी बात करें कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो भी सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व होते हैं उनको हमेशा क्या कहते हैं, चाहे जब हम निकाल लें इसको कहा जाता है नकदी रिजर्व। ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बैंक रिजर्व बैंक के पास रखा हो, जब हम बैंक चाहेगा इसको निकाल लेगा, इसको नकदी रिजर्व इसलिए बोलते हैं। मान लीजिए हमको भी रात में आवश्यकता पड़े, हम बैंक हैं तो हम जाके उसको निकाल सकते हैं। अगर वही जमा रिजर्व होगा तो उसका एक प्रोसीजर होगा, उसके तहत निकाला जाएगा, लेकिन नकदी रिजर्व हो तो हम गए निकाले चले आए। बात क्लियर है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 12 नंबर क्या है भैया, 12 नंबर पे है किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, ऑप्शन बी है मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, ऑप्शन सी है सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ऑप्शन डी है बैंकर का बैंक के रूप में कार्य। अगर हम इस पर चर्चा करें तो जो केंद्रीय बैंक, हमारा केंद्रीय बैंक कौन है, तो भैया RBI है। केंद्रीय बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सारे बैंक हमारा कौन है, RBI ही है।
तो विदेशी मुद्रा के विनिमय का भी कार्य करता है, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण भी लगाता है, बैंकर का बैंक के मतलब बैंकों का बैंक तो है ही, जाहिर सी बात है, लेकिन सरकारी खर्च पर नियंत्रण नहीं लगा सकता। सरकारी खर्च पर नियंत्रण लगाने का जो भी कार्य है वो किसका है, वो आपके सदन का होता है, संसद का होता है, उस पर जो है आरबीआई कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्या भैया 13 नंबर प्रश्न, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय वित्त आयोग, भारतीय बैंक संघ, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी ऋण हम देंगे, जैसे आप पढ़े होंगे जो है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, तो इन सबको नियंत्रित, जैसे आप समझिए ये आपका आरबीआई है और ये आपका वाणिज्यिक बैंक है। क्या है? ये आपके वाणिज्यिक बैंक हैं। ये जाते हैं इसके पास, कहते हैं भैया हमको पैसा दे दो, हमको पैसा आप अल्पकालिक दीजिए, हमको पैसा आप दीर्घकालिक दीजिए, या आप हमसे पैसा ले लीजिए, रख लीजिए अपने पास। अगर आप भन्नाटेदार नहीं है, मतलब आपके पास कमी हो रही, तो कहता है कि इसमें कुछ पैसा बचा कर रखो अपना, और उसके बाद ये मतलब ये सारे आरबीआई कार्य हैं। तो बेसिकली इसमें अगर पूछा जाए कि भाई इसमें राष्ट्रीय की जो बचत बैंक पर दी जाने ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो होती तो आरबीआई के द्वारा ही है, लेकिन इसमें आरबीआई ऑप्शन में कहीं नहीं है मेरे दोस्त। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सीआरआर में जो वृद्धि होती है, ये इसकी घोषणा का तात्पर्य क्या है कि वाणिज्यिक बैंक के पास उधार के लिए कम मुद्रा होगी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा अधिक होगी, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए मुद्रा कम होगी। ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें आपका ऑप्शन नंबर वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा, है ना। सीआरआर में जब वृद्धि घोषणा करता है तो इसमें जाहिर सी बात है यहाँ पे मुद्रा जो है ये नियंत्रण करने का काम होगा, तो इसके पास मुद्रा कम होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर पे देख लेते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? ऑप्शन ए बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता घट जाती है। ऑप्शन सी बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेता है। देखिए अगर ये होता है तो इसमें आपका बाजार की तरलता जो होती है वो बढ़ जाती है या घट जाती है, ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें जब ये आरबीआई बैंक दर कम करता है तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। इस प्रकार से क्लास आपकी आज यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।